हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 आज समाप्त कर देंगे। और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है अध्याय 6 का, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे हम डीएनए अंगुली छापी भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगी ये है क्या, और उसके बाद किस तरीके से अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आंसर लिखना है, तो वो मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। ठीक है, फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है और इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल में या फिर मूवीज़ में देखा होगा कि क्या होता है, कहीं पर मान लो चोरी हो जाए किसी घर में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, सीबीआई की टीम आती है या पुलिस की टीम आती है। वो क्या करते हैं, अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं और उसके बाद मान लो किसी अलमारी से लॉकर में से अलमारी के लॉकर में से सोने चांदी और सारे पैसे गायब हैं। तो क्या करते हैं कि लॉकर को वो आराम से उसके फिंगरप्रिंट लेते हैं। जिस हैंडल को उस चोर ने पकड़ा होगा वहाँ पर वो अंगुली के निशान लेते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, लैब में जाके उसका परीक्षण करते हैं, यानी कि जिस जिस चीज़ को उसने छुआ होगा। मान लो चोर का बाल अगर गिरा हुआ है कहीं घर में, तो वो उसको उठाएंगे, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में रखेंगे, फिर उसे लैब में ले जाकर देखेंगे कि डीएनए किस तरीके से इस पर व्यवस्थित है, डीएनए की जो क्रम है, नाइट्रोजन क्षार है, वो किस हिसाब से इस पर व्यवस्थित है। और वो फिर मिलान करेंगे उन बदमाशों के डीएनए के साथ जिन पर उन्हें संदेह है, तो इस हिसाब से चोर का पता लग जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शब्द आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे टीवी सीरियल्स में या फिर मूवीज़ में। तो हालांकि ये बहुत ही एक वैसा टॉपिक है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मेनली आप बीएससी में भी नहीं, एमएससी में पढ़ेंगे। जब आप लैब में ये सारी चीज़ करेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ सकती हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ी बहुत थ्योरी समझ में आए कि ये है क्या। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करें कि इस तकनीक का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो उन वैज्ञानिक का नाम है एलिक जिरेफे। क्या नाम है? एलिक जिरेफे। ठीक है, और इसका पता उन्होंने कहाँ लगाया था? इंग्लैंड में। कहाँ पता लगाया था? इंग्लैंड में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे एलिक जिरेफे। और कौन से देश में उन्होंने विकसित किया था एलिक जिरेफे ने? इंग्लैंड में। ठीक है, आपको ये चीज़ भी पता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए होता है वो भिन्न होता है, यानी कि आपका डीएनए जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के डीएनए के समान नहीं होगा। बिल्कुल कैसा होता है? भिन्न होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के डीएनए में भिन्नता विभिन्न व्यक्तियों के डीएनए में भिन्नता देखी जाती है। विभिन्न व्यक्तियों के डीएनए में भिन्नता देखी जाती है। अब बात आती है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ों को लिया जाता है, यानी कि डीएनए के अणु की पहचान के लिए व्यक्ति को या तो लार से पता चलता है, ठीक है, या फिर बाल से पता चलता है, या फिर व्यक्ति के शुक्राणु से पता चलता है, या फिर हड्डी जो रहती है उनसे भी पता चलता है। ठीक है, उंगली के निशान में चीज़ यही है, उंगली के निशान तो कहने का मतलब ये है, लार, बाल, शुक्राणु, हड्डियों, उंगलियों के जो निशान होते हैं, इनसे डीएनए के अणु की प्राप्ति की जाती है और तब पता लगाया जाता है कि हाँ भाई डीएनए के क्रम जो हैं वो किस हिसाब से व्यवस्थित होंगे इस व्यक्ति के शरीर में। ठीक है, अब बात आती है कि ये
प्रक्रिया होती कैसे, तो मान लो किसी घर में सीबीआई की टीम गई, पुलिस की टीम गई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई बाल पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, हाथ में उन्होंने दस्ताने पहन रखे हैं, बाल को उठाया, पॉलीथीन में रखा, उसे ले गए लैब में ले गए। लैब में जाने के बाद क्या होगा, इस बाल से उन्होंने डीएनए के अणु को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, ठीक है, क्या किया, बाल लिया, ठीक है, बाल से फिर क्या किया, डीएनए के अणु को यानी कि कण को प्राप्त किया। कैसे, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, अपकेंद्रण भी जिसे कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का यूँ समझो कि एक चक्का होता है, इसमें कई सारे ऐसे खाने बने होते हैं, और इन खाने में परख नली रखी जाती है, जिन्हें हम टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। परख नली क्या होती है, ये कांच की बनी हुई पतली सी एक ट्यूब होती है, एक नली होती है, तो उसे हम परख नली कहते हैं, क्योंकि उसमें हम किसी पदार्थ को परखते हैं या किसी भी तरीके की तत्व को हम परखते हैं, ठीक है। तो हिंदी में कहते हैं परख नली और इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट ट्यूब। तो हमने क्या किया, मान लो बाल को इसमें रख दिया, तो फिर क्या होगा, ये एक तरीके का चक्का है जहाँ पे अलग अलग खाने रखे हुए हैं, बीच में भी जगह रहती है यहाँ पर। फिर क्या करते हैं, ये ढकना बंद, ये रख दिया हमने इसमें, और ये ढकना हमने बंद कर दिया, तो ये काफ़ी तेज़ी से घूमता है। तो जब ये जो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है एक तरीके की, ये काफ़ी तेज़ी से घूमती है, रोटेट होती है, तो इस दौरान क्या होता है, जो भारी चीज़ है वो नीचे आ जाती है, यानी कि सबसे भारी चीज़ जो है वो नीचे आ जाती है, फिर उससे कम भारी चीज़ यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ हल्की चीज़, और यहाँ सबसे हल्की चीज़ ऊपर होती है। कहने का मतलब ये है कि सबसे भारी या कह सकते हैं वजनदार जो भी कण होगा डीएनए के अंदर, वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उस हिसाब से फिर उससे कम भारी, उससे कम भारी, सबसे हल्का फिर ऊपर रहता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया के द्वारा। तो जब डीएनए को, या कह सकते हैं बाल में से जो डीएनए हमने लिया था उसे परख नली में रखा, एक तरीके का काफ़ी तेज़ घुमाया, तो हम क्या देखते हैं उसमें, हम ये एक चीज़ देखते हैं, क्या हुआ, सबसे नीचे की ओर जो है यहाँ पर जो जमा होता है उसे कहते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए। क्या कहते हैं, बल्क जीनोमिक डीएनए, जो कि 99.9% यानी कि डीएनए के भाग हैं, ठीक है। डीएनए एक बड़ा है और वो डीएनए इस हिसाब से बना हुआ है इन सब से। तो जो सबसे नीचे चीज़ आई है उसे कहते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए, जो कि 99.9% व्यक्तियों में समान होती है। सिर्फ अंतर कितना होता है, 0.1% का ही अंतर होता है, और इसी अंतर के आधार पर हम कहते हैं कि मेरा डीएनए अलग है, फलाने का डीएनए अलग है, और तीसरे किसी व्यक्ति का डीएनए अलग है। कहने का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों में ये बल्क जीनोमिक डीएनए जो है ये समान ही रहता है, और मोस्टली ये 99.9% रहता है। जो अंतर रहता है वो 0.1% का रहता है प्रत्येक व्यक्ति में, ठीक है। जो इस बल्क जीनोमिक डीएनए के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इस बल्क जीनोमिक डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं पाए जाते हैं। आपको रिपीटेटिव सीक्वेंस याद आ रहा होगा, मैंने बताया था ना, जैसे मान लो AGCT, ठीक है, एक सीक्वेंस, एक क्रम ये हो गया, उसके बाद दोबारा से यही चीज़ शुरू हो गई AGCT, तो ये क्या हुआ, ये दोबारा से यही चीज़ आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है। लेकिन बल्क जीनोमिक डीएनए में क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई बल्क जीनोमिक डीएनए के बाद इसके ऊपर जो चीज़ रहती है उसे हम कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। क्या कहते हैं इसे हम, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, या यूँ समझिए ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए वो है जो हल्के होते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए के मुकाबले, और जो सबसे ऊपर की ओर जो होते हैं
इन्हें कहते हैं हम मिनी सैटेलाइट। क्या कहते हैं हम इन्हें? मिनी सैटेलाइट। तो इस हिसाब से ये डीएनए के जो भाग हैं ये व्यवस्थित होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया के बाद। ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति में मिनी सैटेलाइट का क्रम ही अलग होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर क्या पाया गया? मिनी सैटेलाइट। आप ये लिख लेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में मिनी सैटेलाइट, प्रत्येक व्यक्ति में मिनी सैटेलाइट का क्रम ही, मिनी सैटेलाइट डीएनए का क्रम ही भिन्न, भिन्न मतलब अलग, भिन्न रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में मिनी सैटेलाइट डीएनए का क्रम ही कैसा रहता है? भिन्न रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो ऊपर ये मिनी सैटेलाइट आ गई, ये माइक्रो सैटेलाइट और ये बल्क जीनोमिक। ये वाला आपको पता है, ये बल्क जीनोमिक डीएनए है, ये माइक्रो सैटेलाइट है और ये मिनी सैटेलाइट है। तो क्या किया जाता है? इंजेक्शन की मदद से, या कह सकते हैं सिरिंज की मदद से, ये इतना हिस्सा मिनी सैटेलाइट निकाल लिया जाता है। किसकी मदद से? सिरिंज की मदद से, इंजेक्शन की मदद से ये इतना मिनी सैटेलाइट डीएनए निकाल लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, एक अन्य टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। उसके बाद इसमें एक एंजाइम भी मिलाया गया। क्या किया गया? प्लस में लिख रही हूँ क्योंकि जोड़ा गया है इसमें, ये एंजाइम डाला गया। और वो एंजाइम कौन सा है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। क्या नाम है इसका? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है। तो वो एंजाइम का नाम क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। और ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है बच्चों? ये डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। क्या करता है ये? डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। जैसे मान लो ये डीएनए है, तो ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है ये क्या करता है? खंडों में ऐसे तोड़ देता है, एक तरीके से कैंची की तरह से काम करता है। और ये सारे जो खंड हैं ये ऐसे अलग हो जाते हैं। ये डीएनए के जो खंड है ये इस तरीके से अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है? एक और प्रक्रिया आती है फिर, जैसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है इस प्रक्रिया का? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या होता है? ये एक तरीके का उपकरण है जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है नाम, यानी कि ये किससे चलेगा? ये बिजली की मदद से चलता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है इसमें नेगेटिव। यानी कि एक जो होता है ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक आवेश रहता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड रहता है उस पर कैसा आवेश रहता है? उस पर ऋणात्मक आवेश रहता है। तो क्या हुआ? मान लो जब बिजली चलाई गई, करंट मिला, तो डीएनए को इसमें जो डाला गया था, जो डीएनए हमने खंडों में बांट दिए, ठीक है, जो मिनी सैटेलाइट डीएनए थे वो खंडों में बट गए। उसके बाद इस मशीन के अंदर डाला जिसके अंदर एक जेल रहता है। उस जेल का नाम होता है, जेल क्या है? एक गाढ़ा पदार्थ रहता है। वो कौन सा जेल होता है? एगारोस जेल। ये बच्चों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि एगारोस जेल ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार के या कौन से जेल का प्रयोग होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम है एगारोस जेल। ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है, यानी कि एक तरीके का ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ रहता है जो कि समुद्री घास, सी वीड्स जिन्हें कहते हैं, यानी कि ऐसी घासें जो समुद्र में पाई जाती हैं उनसे ये प्राप्त किया जाता है। और फिर प्रयोगशाला में इनका इस्तेमाल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करने में। ठीक है। तो आपको ये जेल का नाम दें। तो ये मशीन है, इसके अंदर ये एगारोस जेल रहता है। ठीक है। अब डीएनए के जो खंड हैं वो इसमें हमने डाल दिए, तो क्या होंगे? वो ऐसे क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये क्या बनाया मैंने? ये नाइट्रोजन क्षारक है।
इस तरीके से क्रम में व्यवस्थित है। आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है वो कैसा रहता है, वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, यानी कि डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो ऋणात्मक है वो प्लस की तरफ आकर्षित होगा, यानी कि जो सारे डीएनए हैं एक तरीके के लिए प्लस की ओर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये क्रम में रहते हैं, एक प्रॉपर लाइन में रहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जब ये प्रक्रिया हो गई तो एक नायलॉन शीट ली जाती है जो कि बनी होती है नाइट्रोसेल्युलोज से। वो एक तरीके की मान लो पतली पन्नी है कोई, जो कि नाइट्रोसेल्युलोज नामक पदार्थ की बनी हुई है, उसको इस पर डाल दिया, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर डाल दिया। तो क्या होगा, उसे डालने के बाद डीएनए के जो खंड हैं वो अब चिपक जाएंगे उस नायलॉन शीट पर। नायलॉन शीट ली और नायलॉन शीट को हमने जल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर ऐसे डाल दिया, तो जो डीएनए के खंड थे वो क्या हो गए, इस तरीके से व्यवस्थित हो गए, किस पर, नायलॉन शीट पर, जो कि बनी हुई है नाइट्रोसेल्युलोज से। ठीक है, अब ये जो नायलॉन शीट रहती है इसमें एक तरीके के डीएनए प्रोब्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए प्रोब्स का। अब बात आती है ये डीएनए प्रोब्स क्या है। ये डीएनए जो प्रोब्स होते हैं बच्चों, ये डीएनए प्रोब्स जो रहते हैं ये एक तरीके से कृत्रिम रूप से लैब में बने हुए डीएनए के खंड हैं जो कि रेडियो एक्टिव रहते हैं, यानी कि एक तरीके से रेडियोधर्मी रहते हैं ये। तो क्या है डीएनए प्रोब्स, क्या है, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बने हुए डीएनए के खंड हैं जो कि नायलॉन शीट में हमने डाल दिए। तो उसके बाद क्या होगा, जो डीएनए खंड जो मिनी सैटेलाइट से आए थे वो इन डीएनए प्रोब्स के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, जुड़ जाते हैं और यानी कि इस नायलॉन शीट में पहले से डीएनए प्रोब्स भी रहते हैं और जो चिपके हुए हैं वो तो हैं, तो वो सभी के सभी एक तरीके से क्रम में व्यवस्थित हो गए। तो अब ये दोनों आपस में मिलकर नए डीएनए बनाते हैं जिन्हें कहते हैं संकर डीएनए। क्या कहते हैं उन्हें हम, संकर डीएनए नाम ही है संकर, यानी कि हाइब्रिड है ये। फिर इनका एक्सरे किया जाता है। तो जब एक्सरे किया जाता है इनका, तो उसमें क्या दिखाई देता है, जो एक्सरे होता है, एक्सरे में जो डीएनए के खंड हैं वो ऐसे बैंड के रूप में नजर आते हैं। आप अपनी किताब में भी देखेंगे ये, इससे कोई पतला रहेगा बैंड तो कोई इतना मोटा रहेगा, ठीक है, कोई पतला रहेगा, फिर से थोड़ा कम मोटा रहेगा, कोई ज़्यादा मोटा रहेगा। इस तरीके से ये बैंड के रूप में बन जाते हैं, तो कोई बहुत पतला, कोई थोड़ा मोटा, इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं। ये क्या है, ये डीएनए के खंड, ये किस पर दिखाई दे रहे हैं हमें, एक्सरे में, इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो हालांकि बच्चों ये जो प्रक्रिया है ये इस तरीके से समझना बहुत मुश्किल है जब तक हम ये चीज़ प्रयोगशाला में नहीं करते, और ये बहुत ही हाई टेक्निक होती है जो कि हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है एमएससी में। तो फ़िलहाल आपको थोड़ा बहुत बेसिक ज़रूर समझ में आया होगा कि इसमें कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, कौन से जेल का इस्तेमाल हुआ, इसका फ़ायदा क्या है। इसका उपयोग ये है कि अपराधी जो है उसकी पहचान की जाती है। मान लो कोई खून करके चला गया तो उसकी पहचान हो जाएगी। अगर किसी ज़मीन जायदाद के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी डीएनए की जांच की जाती है, मतलब देखा जाता है कि हाँ ये संतान इसी आदमी की है तो इसका ज़मीन पर हक है। तो इस तरीके से डीएनए अंगुली छापी का प्रयोग होता है। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं याद रखना है, जो चीज़ें आपको लिखनी है वो मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। फ़िलहाल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बच्चों कि किस तरीके से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया की जाती है कि मिनी सैटेलाइट निकाला जाता है, उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मशीन में डाला जाता है जिसमें एगरोस जेल है। वहाँ पे क्या होता है, वो खंडों में टूट चुका है हालांकि पहले से ही, फिर उस पर एक शीट लगाई जाती है, एक पतली पन्नी लगाई जाती है जो कि नायलॉन की बनी हुई है, या कह सकते हैं नाइट्रोसेल्युलोज की बनी हुई है। उस नाइट्रोसेल्युलोज वाली पन्नी में डीएनए प्रोब्स रहते हैं जो कि
नए संकर डीएनए का निर्माण करते हैं। फिर इनका एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे लेने के बाद ये कुछ इस हिसाब के नज़र आते हैं, जिनका फिर परीक्षण किया जाता है। पता लगाया जाता है कि ये डीएनए का क्रम हाँ इस व्यक्ति का है, इस व्यक्ति के शरीर में इस हिसाब से क्रम में व्यवस्थित है ये डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। इसे आप अच्छे से समझेंगे, इसे अच्छे से याद करेंगे। तो यहाँ पर आज आपका चैप्टर 6 जो है, जो काफ़ी लंबा चला, ख़त्म हो गया। अब हम अपना अध्याय 7 अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।